स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हमारा पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। हम जानते हैं मौद्रिक नीति देश की वित्तीय व्यवस्था का आधार होती है। देश का आर्थिक विकास मौद्रिक नीति के सफल संचालन पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह मुद्रा निर्गमन तथा साख पर नियंत्रण करे। मुद्रा पर नियंत्रण का अभिप्राय साख की मात्रा पर नियंत्रण से ही है, क्योंकि मुद्रा की कुल पूर्ति की गणना में साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक होने के नाते देश की मौद्रिक व्यवस्था का संचालन, उसका नियमन एवं नियंत्रण करता है। इस दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ यानी मॉनेटरी मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के प्रबंध को ही मौद्रिक नीति की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करें सामान्य शब्दों में, मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक की साख नीति से ही होता है, लेकिन हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर R.P. कैंट कहते हैं मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से। अगर हम बात करें प्रोफेसर पॉल इंजिंग के अनुसार, तो वो कहते हैं मौद्रिक नीति में समस्त मौद्रिक निर्णय एवं उपाय, चाहे उनके उद्देश्य मौद्रिक हो अथवा गैर मौद्रिक निर्णय तथा उपाय सम्मिलित होते हैं अथवा जो मौद्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर हैरी जे जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति का प्रत्येक संबंध मुद्रा की पूर्ति के नियमन से है। मुद्रा की पूर्ति का नियमन उसकी कुल मात्रा में परिवर्तन द्वारा, मुद्रा एवं साख की गति में परिवर्तन द्वारा अथवा मुद्रा एवं साख की उपलब्धियों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य एवं उसकी पूर्ति का प्रभाव डालने वाले जो मौद्रिक और गैर मौद्रिक सभी उपाय मौद्रिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य है वह आर्थिक नीतियों से संबंधित होते हैं। अतः मौद्रिक एवं आर्थिक नीतियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जब आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाता है तो उनके साथ ही मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सामान्य मौद्रिक के निम्नलिखित निर्धारित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है तटस्थ मुद्रा उद्देश्य यानी नेचुरल मनी ऑब्जेक्टिव। दूसरा है विनिमय दरों में स्थिरता यानी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तीसरा है मूल्यों में स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी। चौथा है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार। और पांचवा है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं तटस्थ मुद्रा उद्देश्य यानी नेचुरल मॉनेटरी ऑब्जेक्ट्स की। तो अर्थशास्त्रियों का यह मत रहता है कि मुद्रा को तटस्थ बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। मुद्रा को तभी तटस्थ माना जाता है जब उसकी मात्रा में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर न पड़े। अब हम बात करते हैं यदि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है तो जनसाधारण की मौद्रिक आय में भी कमी हो जाती है। अतः मुद्रास्फीति एवं संकुचन दोनों की दशाओं में मांग एवं पूर्ति और उत्पादन और उपभोग में स्थापित समन्वय की स्थिति असंतुलित हो जाती है। ऐसा उन्हीं दशाओं में होता है जब मुद्रा तटस्थ नहीं रहती है। अगर हम बात करें तटस्थ मुद्रा उद्देश्य की आलोचनाओं की, तो जिसमें पहला है
गलत धारणाओं पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन रॉन्ग एग्जम्पशन। दूसरा है इसकी आलोचना नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई, यानी प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंशन। तीसरा है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है। तीसरा है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल इन मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। चौथी इसकी आलोचनाओं की अगर हम बात करें उद्देश्यों की, तो उसमें है स्वतः ही विरोधाभासी, यानी सेल्फ कंट्रोडिक्शन। और पांचवी है अव्यवहारिक है ये। छठी है मंदी में स्थिरता को बनाए रखने में असमर्थता है, यानी अनेबल टू शो द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। और सातवीं है तटस्थ मुद्रा नीति का आधार सही नहीं है, यानी बेसिस ऑफ नेचुरल मनी पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। अब हम बात करते हैं विनिमय दरों में स्थिरता, एक्सचेंज रेट एंड स्टेबिलिटी दूसरे उद्देश्य की। तो हम कह सकते हैं मौद्रिक अधिकारियों को विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न करने वाली शक्तियों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने की दशा में सतत प्रयत्नशील रहता है। विनिमय जो दरें हैं उनमें सीमित परिवर्तन का संबंध है। मौद्रिक अधिकारियों का उनको समायोजन करने के लिए आंतरिक मूल्यों में स्तरों में परिवर्तन करता रहना चाहिए। अगर हम बात करें विनिमय दर स्थिरता उद्देश्य की आलोचनाओं की, तो पहली है विनिमय दरों में स्थिरता का लक्ष्य आंतरिक मूल्य स्तरों की बलिवेदी पर ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है विनिमय दरों में स्थिरता का लक्ष्य एक दोष यह भी है कि इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। तीसरी इसके उद्देश्य की जो आलोचना हुआ है विनिमय स्थिरता के फलस्वरूप न केवल आंतरिक अर्थव्यवस्था में असंतुलित हो जाता है, अपितु उनके कारण अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएं ही उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरा मूल्यों में स्थिरता। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखना भी है। गस्टव कैंसिल और लॉर्ड किन्स ने बहुत पहले ही मौद्रिक नीति के उद्देश्य की वांछनीयता के समर्थन में अपना मत व्यक्त कर दिया गया था। अगर हम मूल्य स्थिर नीति के जो विकल्प है उनके बारे में हम बात करें, तो पहला है कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूल्य स्तर में स्थायित्व बनाए रखने की अपेक्षा निरंतर बढ़ने अथवा गिरते हुए मूल्य स्तरों की नीति का सुझाव प्रस्तुत किया है। पहला है उत्पादन को प्रोत्साहन, दूसरा है पूंजी निर्माण में सहायक, तीसरा है व्यावसायिक समृद्धि में वृद्धि, चौथा है मूल्य संकुचन के प्रभावों को सीमित करना, और पांचवा है निश्चित आय वर्ग वाले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं करता है, और पांचवा है उपभोग की प्रवृत्ति। यानी हम ये कह सकते हैं इसे धीरे धीरे गिरती हुई मूल्यों की पॉलिसी, यानी पॉलिसी ऑफ स्लोली फॉलिंग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्ण रोजगार के उद्देश्य की। तो इसमें लॉर्ड किन्स के अनुसार उनकी जो पुस्तक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी रोजगार ब्याज व मुद्रा के सामान्य सिद्धांत के यह प्रतिपादित किया है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण रोज प्राप्त करना होता है। वर्तमान में पूर्ण रोजगार नीति को निम्नलिखित आधारों पर अधिक उचित माना जा सकता है। पहला, आज जब विश्व के अधिकांश देश निरंतरता और बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है, तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने का लक्ष्य अधिक उपयुक्त होता है। दूसरा है पूर्ण रोजगार की नीति मानवीय दृष्टिकोण से न्यायोचित है, क्योंकि इसमें मानवीय समस्याओं के समाधान के संदर्भ में अपनाया गया है और इसमें रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। फिर तीसरा, यह नीति इसलिए भी अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके सफल क्रियान्वयन से फलस्वरूप आर्थिक कल्याण का जो लक्ष्य है वो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास का उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो अविकसित, अल्प विकसित और विकासशील सभी अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य है वो भिन्न भिन्न होते हैं। परंपरागत विचारधाराओं के अनुसार विकसित राष्ट्र में मौद्रिक नीति का जो मुख्य लक्ष्य है पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। अगर हम बात करें मौद्रिक नीति का प्रयोग आर्थिक विकास हेतु, तो उसमें निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास किया जाना आवश्यक है। दूसरा, निरंतर गति से आर्थिक विकास इसलिए भी आवश्यक है, विश्व के सभी देश के लोगों को सामान्यतः जो उच्च जीवनी स्तर की आकांक्षा होती है। तीसरा है
विभिन्न राष्ट्रों के मध्य बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक राष्ट्र को अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आर्थिक विकास की ओर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। यानी उपयुक्त पांचों उद्देश्यों की व्याख्या करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत की मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं उसमें जो प्रमुख रूप से गिने जाते हैं वो है, पहला, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट थ्रू स्टेबिलिटी। दूसरा, विनिमय दरों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। तीसरा है सुनियोजित आर्थिक विकास यानी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और चौथा, रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। इस तरह से भारत की मौद्रिक नीति के जो मुख्य तत्व है हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है, मुख्य तत्व में पहला आता है नवीन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तीसरा है, जो तीसरा तत्व है वो है मुद्रा प्रसार को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। पांचवा है सुदृढ़ भुगतान संरचना यानी साउंड पेमेंट स्ट्रक्चर। पांचवा है सुलभ ब्याज दर नीति को अपनाना यानी अडॉप्शन ऑफ लिबरल इंटरेस्ट रेट। और छठा है संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना करना यानी इस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि देश की जो मौद्रिक नीति की प्रवृत्तियां हैं स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रही है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संदर्भ में दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। एक और उसे परिवर्तनीय भूमिका निर्वाह करना पड़ता है तो दूसरी ओर प्रतिबंधित भूमिका के अंतर्गत साख पर नियंत्रण किया जाता है। आज के टॉपिक में हम इतनी ही चर्चा लेंगे। इसके बाद में हमारा जो न्यू वीडियो आएगा, अगला वीडियो, उसमें हम देखेंगे टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी साख को नियंत्रण करने की कौन कौन सी विधियाँ और तकनीकी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।